नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी। जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था, जी हां, द स्वतंत्र और इन्वेस्टिंग माइंड ने कल आपसे वायदा किया था कि 31 तारीख से 31 जुलाई से हम मार्केट के बंद होते ही आपके साथ लाइव आने की कोशिश करेंगे। और आज द स्वतंत्र और इन्वेस्टिंग माइंड ने वो अपना वायदा निभाया और आपके सामने हम लोग मौजूद हैं। उत्पल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उत्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है और पहला लाइव कार्यक्रम। थैंक यू और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। तो उत्पल जी, आज बाजार में क्या खास रही, दर्शकों को सबसे पहले यही बता दीजिए, क्या खास रहा आज बाजार में? देखिए, मार्केट जो है आज हरियाली में बंद हुआ। जो है सब सारे शेयर्स जो हैं वो हरियाली में थे लगभग। सबसे पॉजिटिव बात थी कि पिछले 3-4 दिनों से जो मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है आज उसी तरीके से किया। हालांकि ईरान वाला मसला थोड़ा सा वहाँ ठंडा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मार्केट में ये चीज़ देखिए कि अब सेक्टर वाइज चल रहा है। पहले क्या हुआ, आईटी चला, आज आईटी में थोड़ी बिकवाली रही। आज जो है ऑटो चला। कल हम लोग ऑटो के बारे में बात भी कर रहे थे कि जो है आखिरी सवाल वही था कि ऑटो इंडस्ट्री अच्छा लग रहा है, यानी इकोनॉमी में ठीक ठाक पॉजिटिवनेस दिखा जा रहा है। तो ये सब बातें थी। तो ये कुल मिलाकर जो है मार्केट जो है काफ़ी अच्छा रहा है। और इसको आप ये कह सकते हैं कि देखिए, हालांकि ये जो मूव कर रहा है ये अभी 24,500 को जब क्रॉस करेगा ये अच्छी तरीके से, फिर जो है बुल रन की जो बात है वो देखा जा सकता है। यहाँ पे अभी हो सकता है कि चूंकि काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट में जो है थोड़ा सा पॉजिटिवनेस पिछले 1-2 महीने से जो देखा जा रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो लेकिन वो एक फेज देख रहा है कि सेक्टर वाइज कर रहे हैं कि एक सेक्टर को बढ़ाया, मार्केट एज इट इज रहा, दूसरे सेक्टर से प्रॉफिट काटा। तो ये वाला देखते हैं इस तरह का मॉडस ऑपरेंडी कब तक चलता है। उसके बाद से जब ये चीज़ें ठीक हो जाती है तो फिर मार्केट जो है एक तगड़ा रन लेने के लिए तैयार होता है। और हमारा मार्केट है ही है, और उसमें काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा एफआईज पे कि एफआईज किस तरीके से टिकते हैं या नहीं टिकते हैं, या रेलवे स्टेशन के तौर पे इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाते हैं, वो देखना पड़ेगा। कल तक तो उसका एफआईज का आंकड़ा काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन आज एफआईज का आंकड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है साउथ कोरिया का मार्केट जो भागा था, जिधर से पैसे लेकर आए थे, उस मार्केट में आज ऐतिहासिक जो है बढ़ोतरी देखी गई है। तो क्या वो पैसा फिर भाग रहा है या नहीं, वो आज का आंकड़ा आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल, साउथ कोरिया पर बात करूंगा उत्पल जी आपसे। 15% की उछाल वहां पर है तो उसका कारण पूछूंगा, लेकिन उससे पहले ये बताइए, आपने 30 मार्च को जो ऑल टाइम लो में कुछ शेयर खरीदे थे आपने बताया था, तो उनके अब क्या हाल है? देखिए, दर्शकों को जितना थोड़ा आइडिया लगेगा कि मैंने ऑल टाइम हाई में जो है ना, उस समय क्या था, मुझे थोड़ी माफ कीजिएगा, ऑल क्या हो टाइम गई थी लो कि में जो लिया था। जी 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 जी, उस समय जब 30 मार्च के दिन जो है मार्केट ऑल टाइम हाई चला गया था, लो चला गया था, सॉरी, आ गया जो था। 22,300 के आसपास में था उस वक्त मार्केट, और पी जो था वो 19.8 पे आ गया था। तो उस समय मैंने जो है जो भी कैश वैश पड़े हुए थे मेरे पास, तो उसको लेकर मैंने वहाँ खरीदारी कर लिया, और ठीक ठाक खरीदारी कर लिया। तो वो उस खरीदारी का पर्पस ये था कि इससे जो है मैं आगे कैश कंपोनेंट रखूंगा। देखिए, मेरे पास जैसे मैं एक रखता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, एक रखता हूँ छोटे समय के लिए, और एक कैश कंपोनेंट भी रखते हैं। क्योंकि उस समय कैश मेरे पास रहा नहीं था, तो वो उसके कारण थोड़ी दिक्कत हुई थी मुझे। तो वो कैश कंपोनेंट मेरे पास आ गया था, तो इसको कैश कंपोनेंट के तौर पे किया था। और उसमें से, अब मैं शेयर का नाम तो नहीं बोल सकता, मैं एक शेयर 802 रुपये में खरीदा था। 802 रुपये में जो है 30 तारीख को, और उसको आज बेचा मैंने 1145 में। अच्छा, सिर्फ एक शेयर के बारे में बता रहे हैं। तो आप उसमें देखें 1100। अच्छा, यहाँ कहेंगे कि 1145 तो रुक जाते, 1150 हो जाने देते, नहीं। तो मुझे ये लगा कि जब आप राउंड फिगर के आसपास जाएंगे ना, तो साइकोलॉजिकल होता है, वहां पे लोग आपको जाने ही नहीं देंगे, उसके पहले बेच देंगे। बल्कि 1145 से पहले ही बेच दिया मैंने। 1144 के आसपास ही बिकता चला गया, तो 45 तक भी चला गया वो। तो उसमें बेचा, और उसमें 42% का रिटर्न आया है मुझे। तो इसमें अब हम जो दर्शकों से कह रहे हैं कि इस शेयर का बगैर नाम लिए हुए हम उसमें जो चीजें देखें कि वो शेयर फंडामेंटली काफी स्ट्रांग था, काफी स्ट्रांग फंडामेंटली। ठीक। दूसरी बात कि वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे था। और उसके जितने पैरामीटर्स थे सब स्ट्रांग था, प्रॉफिट था, सेल्स था, सब कुछ था उसके पास। और जो न्यूज भी आ रहा था कि उसका बिजनेस बढ़ता हुआ, न्यूज से भी तो आपको अपडेट होते रहते हैं ना, तो न्यूज बढ़ता हुआ बिजनेस है।
और उस चीज को अब मैंने पकड़ा, पकड़ने के बाद आज मैं निकल गया, हालांकि वो और भागेगा, हाँ, वो भागेगा, लेकिन मेरा यहाँ पे एक होता है कि आपका जो पैसा है आपका पर्पस क्या है। हाँ, तो मेरा एक पर्पस था कि मुझे इससे कैश फिर जमा करके रखना है। अब कैश हाँ, देखिए, कैश में क्या होता है कि कोई बता के तो नहीं आता, लेकिन आपके हाँ, आदमी के पास कैश रहना चाहिए। जब वॉरेन हाँ, बफेट साहब जैसे आदमी रखे हुए हैं कैश, तो हम लोग तो छोटी चीजें रखना ही चाहिए। तो वो उसके लिए उसका पर्पस था, और 42% अगर रिटर्न आपको दे देता है तो हाँ, वो बहुत शानदार। तो ये 42% था, लेकिन बाकी भी दिया, तो कुल मिलाकर जो चीज मैंने निकाला उसमें मुझे लगभग 16% के आसपास का एवरेज रिटर्न आ गया। तो हाँ, ये चीज होता है कि अगर आपने कोई चीज को फंडामेंटली लो चीज, जिस समय लोग डर रहे हैं, जिस समय भय खा रहे हैं, जिस समय लग हाँ, रहा है कि अभी हम खरीदेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, तो मेरा ये हाँ, मानना है कि कोई चीज, कोई फंडामेंटली सॉलिड चीज अगर बॉटम पे चला गया है तो और हाँ, कितना बॉटम जाएगा, और जाएगा, जाएगा 10% जाएगा। और जब हाँ, ऊपर से 30% नीचे आ चुका है, जब हाँ, उसको हम सहन कर चुके हैं, तो 10% और चला जाएगा, तो उसके पास तो रास्ता कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो वापस ही आना है, तो बिल्कुल वहां सही जाएगा। बात है। और हाँ, जो लोग ऊपर में खरीद लेते हैं उसमें क्या हम्म, होता है कि भैया ऊपर में खरीदे तो ऊपर में कितना भाग जाएगा। आप जो हाँ, सोचे कि 40% भाग कर ऊंचाई में पहुंचा है, वो तो थक हाँ, चुका है, वो थोड़ा ना हाँ, ऊपर भागेगा, और तो वो हाँ, उसमें वो नीचे गिरेगा। तो हाँ, इसलिए आदमी को अपना सोच, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया जो है अपने शेयर्स का, मैं ऐसे बताता नहीं हूँ ताकि जो जनता जो है वो इन हाँ, चीजों से उनको सीखे थोड़ा कि हमें समझ में आए। कि खरीदना कहाँ होता है, बेचना कहाँ होता है हमें, और या होल्ड करके कितने दिनों तक रखना होता है, और पर्पस क्या होता है आपका, वो पर्पस मीट हो, निकल जाइए। तो ये एक पॉइंट था मेरा। तो उत्पल जी, सोने का थोड़ा बता दीजिए। देखिए सोना का अपने देश में तो एक तो वो है ही है कि तमाम चीजों के बावजूद 6% ड्रॉप होने के बावजूद भी हमारा पैसा जो है वो ज्यादा खर्चा हो गया, 70-75 हज़ार करोड़ हाँ, रुपया ज्यादा खर्चा हो गया। तो हाँ, सरकार, देखिए सरकार इस समय कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से रुपया को बचाएं, $100 हाँ, पे नहीं पहुंचने दी जाए। तो वो उस कारण जो है, जो गोल्ड को लेकर जो चीजें चल रही हैं गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट जो है उसको हतोत्साहित करना चाह रहे हैं कि आप ना खरीदें, या उसको महंगा कर दिया जा रहा है, ये तमाम बातें हैं। कल को मान लीजिए सपोज कि ये चीजें हट जाता है, सिचुएशन ठीक हो जाता है, टैक्स आपका कम कर दिया जाता है, लेकिन आप तो महंगा खरीद लिए, आप तो नुकसान में हो जाओगे फिर उस वक्त। मान लीजिए कि 15% से घटा कर फिर 6% कर दिया, या 7%, 10% कर दिया, तो वो नुकसान हाँ, हो जाओगे। तो ये एक पॉलिसी ये है अभी। लेकिन जो आप ओवरऑल देखें, आप इस समय मार्केट में गोल्ड जो इंटरनेशनल मार्केट में जो अभी मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसमें अभी कंसोलिडेशन वाले फेज पे है और अपने आखिरी पड़ाव के साथ लड़ रहा है। अगर उस पड़ाव को पार कर गया तो उसमें एक मजबूती आएगी। तो यहाँ पे आप एक कर सकते हैं कि जो ETF वगैरह में भी हालांकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ETF वगैरह के जरिए भी आप जा सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से इस वक्त। क्या अभी गोल्ड बाय करने का ठीक समय है? क्या उचित समय है सोना बाय करने का? देखिए ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ उचित समय है कि बिल्कुल। गलत समय है, ये नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो है कि कौन चीज, जैसे कि कोई सेल में है और कोई जो है पिक पे है। जैसा मैंने अभी अपना एग्जांपल दिया, अपने शेयर के जरिए कहानी बताने की कोशिश की हमने, कि कोई भी चीज बॉटम, देखिए सबसे पहला चीज ये देखा जाता है कि जिस चीज को हम ले रहे हैं वो फंडामेंटली क्या है, स्ट्रांग हाँ, है या ये है। शेयर बाजार में तो आपको तमाम चीज देखना पड़ता है, पी देखना पड़ता है, सेल्स देखना पड़ता है, ग्रोथ जो है, प्रॉफिट, तमाम चीज देखना पड़ता है, कर्ज वर्ज। गोल्ड सिल्वर में तो कुछ नहीं देखना पड़ता है, सीधे हाँ, देखना पड़ता है डिमांड सप्लाई, भाई इकोनॉमी सिचुएशन क्या है। इससे सिंपल चीज तो कोई है ही नहीं कि फंडामेंटल्स चेक करने के लिए, नंबर एक। दूसरी बात कि वो किस जगह पे है। तो देखिए बॉटम जो है, बॉटम कोई नहीं बता सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकता कि ये बॉटम है, एक्सट्रीम बॉटम है। बॉटम वाली गली में जरूर है इस वक्त। अब बॉटम वाली गली में जो, ऐसा मैंने बताया कि और ज्यादा से ज्यादा कितना गिर जाएगा, 10% गिर जाएगा। अरे जब ऊपर से 30% गिर गया है तो सह गया आदमी, 10% गिर गया और भागेगा तो फिर ऊपर आसमान खुला हुआ है उसके लिए। तो ये चीजें होती हैं, तो आदमी को उस हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ता है, नहीं तो फिर वो जो है। सोने पर कई तरह के दबाव होने के बावजूद, फंडामेंटली कई फैक्टर उसके खिलाफ होने के बावजूद भी सोना ज्यादा गिरावट में नहीं गया, वो मजबूती उसने बनाकर रखी। लेकिन क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, ये तो आपका अपनी व्यक्तिगत जरूरत और हिसाब के मुताबिक ये फैसला हो सकता है। जी उत्पल जी। देखिए टेक्निकल चार्ट जो देखा जाता है ना, एक्चुअली गोल्ड हाँ, जिस लकीर पे खड़ा है, यहाँ 2 साल तक इसने संघर्ष किया था इसको पार करने के लिए, और हाँ, पार नहीं कर पाया था। तो अब उसको पार किया उसने, पार करने के बाद उसी चीज को, जो हाँ, रेजिस्टेंस था उसका, वो सपोर्ट बन गया है। हाँ, अब सपोर्ट बन जाने के बाद जो बाकी जो कारक जो दिख रहे हैं इस समय,
खासकर जो अमेरिका वाला जितना सिचुएशन दिख रहा है, देखिए अमेरिका में बहुत जबरदस्त उठापटक है, जापान का भी एंगल आ गया है, कई सारे एंगल आ गए हैं, तो इस बिल्कुल। बीच में वो स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखें चीजों को, अगर आप यहाँ से 1 साल आगे देखें, 2 साल आगे देखें, 5 साल आगे देखें, तो 5 साल आगे गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत शानदार दिख रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन खासकर गोल्ड के लिए जो है, गोल्ड के लिए बहुत जबरदस्त दिख रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जिस तरीके का है, जिस सिचुएशन पे है, आप सोच सकते हैं कि जिस फेड चीफ को लाया गया था बड़े ढोल बाजों के साथ कि यह आकर क्रांतिकारी परिवर्तन कर देगा, वो आदमी मजबूर दिखा मेरे को उस दिन। वो इतना बिल्कुल। मजबूर दिखा कि वो आदमी कुछ कर ही नहीं सक रहा है। जब कुछ नहीं करे तो छोड़ दो, भगवान भरोसे छोड़ दो जो कहा जाता है, तो वो वही हाल वहां पे दिख रहा था। तो कुल मिलाकर ये है। और देखिए गोल्ड में एक चीज जो बात देखी जा रही है कि चाइना खरीदारी कर रहा है, 60% चाइना खरीद रहा है। आप सोच रहे हैं कोई माल चाइना खरीद रहा है, और इस समय जो ट्रेंड देख रहे हैं, बड़ा ये सरप्राइज है कि चाइना के टाइम में पहले गोल्ड सिल्वर भागता था, और उसके बाद जाकर अमेरिका के टाइम में वो गिरता था। अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया है, चाइना के टाइम में गिर रहा है और अमेरिका के टाइम में बढ़ रहा है। ये ट्रेंड हम पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो चाइना एक्युमुलेट कर रहा है रेट में रोक रोक कर, खासकर 24 जुलाई के बाद से ये ट्रेंड हम देखना शुरू किए हैं, जब से उसने प्रतिबंध लगाया लोगों पे। तो उसको रेट को कम करके चाइना को माल खरीदना है। और वो क्या कर रहा है, अमेरिका पेपर के जरिए कर रहा है। अमेरिका सोच रहा है कि हम गोल्ड के रेट को गोल्ड को रोक कर रखें, गोल्ड में ये ना हो तो लोग ना खरीदें, हमारा डॉलर मजबूत रहे। लेकिन कहानी उल्टा पड़ने लगा है, चाइना खरीदारी करने लगा है, बाकी सेंट्रल बैंक खरीदारी करने लगा। जो इस बार जो आंकड़ा आया गोल्ड काउंसिल का, उसमें जो है बड़ी शानदार खरीदारी हुई है। जो ये पिछले साल 2025 के क्वार्टर से भी ज्यादा खरीदारी हुआ है, 100 टन के आसपास ज्यादा खरीदारी कर दिया गया है। तो ये इस हिसाब से जो जिस रफ्तार से खरीदारी हुआ है, तो अब 6 महीने के अंदर लगभग 350-400 के आसपास खरीदा गया है, तो 800 टन के आसपास खरीद लेगा इस बार भी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जब सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहा है, तो फिर सोचना क्या है आदमी को। बिल्कुल। लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यह भी कह दिया उत्पल जी कि जो भारत में, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी हमारी 15%, 3% जीएसटी, तो तस्करी वगैरह का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। वो जो पहले ही हम लोग अंदाजा जताते थे कि इतनी इंपोर्ट ड्यूटी होगी तो तस्करी का खतरा तो बढ़ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तस्करी का खतरा बढ़ गया है। हालांकि गवर्नमेंट को ना वो रूल भी देखना चाहिए कि चाइना वाला पॉलिसी, चाइना ने क्या किया, जैसे उसने चाइना में भी प्रतिबंध था 2000 के बाद, उसने खोल दिया जनता के लिए कि खरीदो, जमकर खरीदो। अब वहां पब्लिक जो खरीदा गया है, जो कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो 32,000 मैट्रिक टन है, हमसे ज्यादा 45,000 मैट्रिक टन के आसपास वहां की पब्लिक के पास है। हालांकि वहां से फिगर उभर कर सामने नहीं आता। तो इस क्या होता है कि जो चीजें आ रही हैं, मान लीजिए ठीक है एक्सचेकर जा रहा था, वो नुकसान हो सकता है, गवर्नमेंट को प्रेशर हो सकता है, लेकिन अगर लंबे होराइजन में देखें तो गोल्ड जो जमा हो रहा है, और जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो 2.0 जो लाने वाले हैं आप, उसको अगर ढंग से ले आए और ढंग से उसको इम्प्लीमेंट कर दिए और वो गोल्ड को आपने ले लिया, तो काफी फेवरेबल हो सकता है। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि पॉलिसी में किस तरीके से जो है लोगों का विश्वास जीत सके, वो सबसे अहम चीज है। उत्पल जी, कोरिया की मार्केट की क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे, और 15% कोरिया की मार्केट में उछाल आया, तो ये क्या क्या है? जापान में भी उछाल देखा गया? बिल्कुल बिल्कुल, आपको थोड़ा करेक्ट कर दें, कोरिया 17.91% भाग गया, मतलब जितना दिन भागा था उतना। देखिए आपके बुलेटिन में हम पिछले 2 दिन से बोल रहे थे कि बैलून फूटा नहीं है, बैलून का सुतली खुला है। सुतली खुल गया है, सुतली खुल जाने से बैलून से हवा निकला है। अब वो बैलून में फिर हवा कभी भी भरा जा सकता है, ये बात कर रहे थे, तो हवा भर गया। अब देखिए यहाँ क्या होता है, ये सबक होता है लोगों के लिए कि इसने 128% भाग गया कोरिया का मार्केट, और उसके बाद से 45% नीचे गिर गया। ठीक, अब क्या हुआ कि जब 128% जब भागा, तो वहां की जनता जो जेन जी हैं, वो सब जमकर आए खरीदने के लिए। उनको लगा कि भाई 50% प्रॉफिट हो गया, 60% प्रॉफिट हो गया, 80% प्रॉफिट में आ गए, 100% प्रॉफिट में आ गए, ये सोचते हुए कि ये भाग रहा है। अब उन लोगों ने क्या किया, 2x 3x खरीद लिया है, जो लिवरेज वाला जो ETF होता है वो ले लिया। अब 2x में होता है कि 1% फायदा हुआ तो 2% मिलेगा, 3x में 1% फायदा तो 3% मिलेगा, और अगर नुकसान हुआ तो 3% जाएगा। अब वहां नुकसान हो गया, सारे के सारे वहां साफ हो गए। अब साफ हो जाने के बाद मैदान साफ हो गया, पैसे लूट लिए और फिर ये एंट्री करने लगे। तो इसी तरीके से स्मार्ट मनी जो गेम करता है, स्मार्ट मनी आपके माइंड से खेलता है, और आप जो है उसके माइंड को नहीं पहचानते। सबसे बड़ी ताकत है जनता। जनता के पास जो पैसा है
जनता 30,000 करोड़ रुपया दे रही है, वो 30,000 करोड़ रुपया का जो ब्रोकर जो है वो आप उसके बाद में जाकर आप शेयर को जो सोचते हो, अगर इस मास पावर को देखा जाए 30,000 सोच रहे हैं हाँ। आप, और उस ताकत को जनता पहचान नहीं पा रही है। जनता बेवकूफाना हरकत करके उसके लोभ में फंस कर चली जाती है। लोभ जिस दिन करेंगे, लोभ छोड़ दीजिएगा, उस दिन आप कमा लीजिएगा, ये बात तय है। तो वो ये कोरिया का मार्केट एग्जांपल है। लेकिन कोरिया के मार्केट से एक चीज जो दिखने को आया है कि जो हमारे आईटी सेक्टर में जो आया था जमकर, आईटी सेक्टर्स में आज गिरावट आ गई है। टीसीएस गिरा, इन्फोसिस गिरा, वो सब गिरा और भी गिरे। तो ये जो गिरावट आया है, तो क्या जो पैसे आए थे आईटी सेक्टर्स में, क्या आईटी सेक्टर से बेचकर फिर भाग जाएगा एफआईज क्या? ये देखना पड़ेगा। आज इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन एक दो दिन देखने के बाद ही, ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही ये हो पाएगा। तो उत्पल जी, दो सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि एक तो निफ्टी 50 का मैजिक क्या कम हो रहा है, और दूसरा ऑटो स्टॉक्स ठीक कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए, दोनों को समझा दीजिए। देखिए, निफ्टी 50 का जो वेटेज था वो निफ्टी 500, देखिए शेयर जो है 5,000 शेयर्स है। 5,000 शेयर्स में 80 काम का शेयर 500 शेयर्स है। अगर आप कहें तो ज्यादा 750 शेयर्स है। 500 शेयर्स में पूरी दुनिया सिमट जाती है। ठीक, अब उस 500 शेयर्स में से 250 स्मॉल कैप हो गए, 150 मिड कैप हो गया, और 100 जो है वो लार्ज कैप वाला हो गया। जिसमें लार्ज में भी दो कैटेगरी है, निफ्टी 50 सुपर लार्ज और निफ्टी 50 नेक्स्ट जो है उससे थोड़ा सा छोटा लार्ज। तो इस तरीके से 500 शेयर्स का हो गया। अब क्या होता है कि निफ्टी 50 में जितने टॉप हैं कंपनी के, जितने मार्केट कैपिटलाइजेशन हेवी वाले हैं, सब उसी के अंदर हैं। तो उसमें था कि पहले इनका फाइनेंशियल ईयर 18 में जो टोटल जो जितना प्रॉफिट कमा रहा था ये 500 कंपनी, उसमें से 87% कम प्रॉफिट जो है वो ये 50 कंपनियां कमाती थी, बाकी 13% बाकी लोग कमाता था। लेकिन अब कहानी पलट गया जो है पिछले मतलब 8 साल के अंदर में। अब ये 51% कमा रहे हैं और 49% जो है वो बाकी 500 वाली कंपनी कमाने लगे। यानी मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा करने लगा है, नंबर एक। और चूंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में कहा जाता है कि काफी स्कोप भी रहता है बढ़ने के लिए, साथ में ये चीज आप देखिएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था इनका, ये 62.3% था पहले, आज से 10 साल पहले, अब घटकर 40% के आसपास आ गया है। तो यानी मिड कैप स्मॉल कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ा है। और जो सबसे अहम बात है कि रिटर्न, जो 5 साल में जो रिटर्न दिया है निफ्टी मिड कैप में दिया है 17.5%, 17.5%, और स्मॉल कैप में दिया है 16%, और जो है निफ्टी 50 ने दिया है 8.7%। तो ये काफी कम है। और निफ्टी 500 में डीआईज की हिस्सेदारी 21% है, एफआईज की हिस्सेदारी 17% है। अब इसमें जो पॉइंट्स है, ये अब जनता के लिए हम इसको कह सकते हैं कि जो फंड लेते हैं आप या जो ईटीएफ लेते हैं आप, उसमें से जो पहले क्या होता था, पहले हम लोग भी कहते थे कि 50% आपको निफ्टी 50 रखना चाहिए, बाकी 50% बाकी चीज रखना चाहिए, क्योंकि सेफ साउंड अपने पैसे को ज्यादा रिस्क रिवार्ड से पहले अहम चीज होता है रिस्क। लेकिन इस तमाम चीजों के बाद मेरा ये मानना है कि अब 40% जो है वो लार्ज कैप होना चाहिए, 50% मिड कैप स्मॉल कैप होना चाहिए, और 10% आप कमोडिटीज का जो भी चीज रखना चाहते हैं वो आपने रखा। तो इस तरीके से ये होता है। लेकिन अगर 50 साल से अगर ऊपर हो गए हैं आप, 50 साल के बाद रिटायरमेंट के करीब जाते हैं या ले ऑफ हो जाता है, तमाम बातें होती हैं, तो उस समय पैसा आपका ज़्यादा सुरक्षित रहे वो ज़्यादा अहम होता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको 50% जो है वो लार्ज कैप, और 40% मिड कैप और स्मॉल कैप, और 10% कमोडिटीज़ की तरफ आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें बना सकते हैं। और लेकिन जो बच्चे हैं जो 25-30 साल में जो आ रहे हैं, वो 30% रखें लार्ज कैप, और 50% मिड कैप स्मॉल कैप, और 20% जो है कमोडिटीज़ में रहे। तो वो बच्चे रिस्क ले सकते हैं ज़्यादा, जो 30-35 तक के जो हैं या 40 से नीचे वाले, वो ये सिचुएशन कर सकते हैं टॉप। बिल्कुल बिल्कुल। और उत्पल जी, एक चीज और बताइए, म्यूचुअल फंड वाले कैश क्यों रखते हैं, इसका क्या, इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, इसके पीछे वही कारण है जिसके कारण हमने भी बेचा कैश जो है। और या वो एक्चुअली क्या होता है कि दो बातें हो जाती है मार्केट में, जो काफी ज्यादा जब फ्लक्चुएशन होने लगता है तो अपना रिटर्न जो है उसको ज्यादा नेगेटिव ना हो जाए, थोड़ा रिस्क कम लेते हैं, तो रिस्क को कम करते हैं और पैसे रखते हैं, और अपॉर्चुनिटी का इंतजार भी करते रहते हैं कि इस समय बड़े अच्छे मौके मिलते रहते हैं। मान लीजिए जैसा कि 30 मार्च को मिला, या फिर जो है 30 अप्रैल को मिला, जो है 1 महीने के अंदर 2 बार मिल गया चांस। अगर आपके पास कैश कंपोनेंट नहीं होगा
तो वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर कैश नहीं रहेगा, हाँ, जो तेजी में जो आपको ये प्रॉफिट रिटर्न देगा, वो रिटर्न तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप बिल्कुल। आंखों के सामने देख रहे होंगे कि चीज निकल रहा है, मेरे पास कैश नहीं पड़ा हुआ है। अब हाँ, मान लीजिए कि आप टोटली इन्वेस्टेड रह जाते हैं 100%, हाँ, तो आपको रिटर्न कितना मिलता? 100%। हम्म, मान लीजिए सब कुछ ठीक चल रहा है तो 12%। लेकिन 12% को अगर आपको 14% करना है, 16% करना है, तो मौके का तलाश है, तो मौका मिलेगा आपको कैश से। जैसे मान लीजिए इत्तेफाक से मेरे पास कैश तभी था, तो हमने जो आपको 42% की जो कहानी सुनाई, तो वो 42% मिला मेरे को, चूंकि कैश था मेरे पास। तो ये बिल्कुल। इस कारण भी वो लोग रखते हैं, एक होराइजन लंबा रखते हैं, और साथ में देखिए उनको टारगेट देना होता है 15-16% के आसपास का देना पड़ता है। जैसे कि जिसने जो अभी जो कैश रखे हुए हैं, एक फ्लैक्सी कैप में जो है 23% कैश रखा हुआ है, 23%। 1,19,000 AUM की कंपनी है और 23,629 कैश रखा हुआ है। हालांकि उसका रिटर्न जो है इस समय अगर आप देखें तो 5 साल में 13.52 रहा है, और एक ने जो 6% रखा है उसका रिटर्न ज्यादा आ गया है। लेकिन क्या होता है कि जब ये मौका मिलेगा तो ये कहानी बराबर कर देगा आने वाले समय बिल्कुल, में, तो इसलिए बिल्कुल। कैश रखते हैं। और एक सवाल आपका रह गया था ऑटो स्टॉक्स को लेकर, तो ऑटो में जी, काफी पॉजिटिवनेस हाँ, देखा जा रहा है। जैसा कि हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि मतलब लोग गाड़ियां वाड़ियां खरीद रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात की ऑटो का रिजल्ट अच्छा आया, गाड़ी खरीद रहे हैं तभी रिजल्ट अच्छा आया होगा। हालांकि हुंडई का रिजल्ट में गिरावट देखी गई है, लेकिन फिर भी 9% के आसपास भाग गया था उसका, तो उसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि रीजन क्या था, वो कर नहीं पाया मैं। और दूसरी बात की जो अशोक लेलैंड जो भागा है उसमें इसलिए भाग रहा है कि गवर्नमेंट का जो स्क्रैप पॉलिसी है उसके कारण जो है, जो पुराने ट्रक को हटाया जाएगा, जो नए ट्रक लाए जाएंगे, उसके कारण भी उसमें एक तेजी देखी जा रही है। तो ये जो गवर्नमेंट का स्क्रैप पॉलिसी वगैरह जो है, ये तमाम चीजों के कारण भी हो जाएगा। आपसे एक सवाल है मेरा कि वो जी, कुछ उत्पल जी। समुद्र समुद्र मंथन कुछ होगा कुछ? उत्पल जी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आज कैबिनेट कहा जा रहा है कि उसको मंजूरी दे दी है। दोपहर में बैठक थी, हालांकि अभी प्रेस वार्ता होनी है कुछ देर बाद, तो ये जानकारी मिलेगी आधिकारिक रूप से कुछ देर बाद। ये कहा जा रहा है कि जो 24,000, माफ कीजिएगा, 84,000 करोड़ रुपए का जो समुद्र मंथन कार्यक्रम था, जिसे नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन कहा जाता है, उसको मंजूरी दी। उसके पहले फेज को मंजूरी मिल सकती है। तो आज इसके पहले चरण को मंजूरी मिलेगी, और ये इस मिशन को नाम दिया गया है समुद्र मंथन। इसकी घोषणा आपको याद होगी उत्पल जी, और हमारे दर्शकों को भी शायद याद होगी। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी। और इस योजना की जो पीछे सोच बताई गई है कि गहरे और अति गहरे जो समुद्री इलाके हैं उसमें तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और तेज की जाएगी। हमने इस युद्ध के दौरान देखा, ईरान अमेरिकी युद्ध के दौरान, क्योंकि हम अपनी पूरी एनर्जी की जरूरतों के लिए, तेल पेट्रोल गैस के लिए पूरी तरीके से निर्भर हैं विदेशों पर। तो अब उसको कम निर्भरता कम करने के लिए इस काम को और तेजी से करने की ये प्लानिंग की जा रही है। और सरकार की ये कोशिश है कि जो भी इन कामों में, इस काम में निवेश ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ताकि निजी और विदेशी कंपनियां भी इसमें निवेश करने के लिए आगे आए। और सोच तो इसके पीछे वही है कि कच्चे तेल और गैस के घरेलू उत्पादन में किसी तरीके से वृद्धि हो, और भारत की आयात पर जो निर्भरता है वो कम की जाए। तो हाल के सालों में भारत सरकार का यह कहना है कि जिस तरीके से घरेलू तेल उत्पादन घटा है, ये उसके कारण हमारा आयात निर्भरता बढ़ी है। तो अब ये सरकार को समझ में आया इस पूरे युद्ध के दौरान कि अगर भारत की स्थिति, वैश्विक स्थितियों को देखते हुए अगर हमें सुरक्षित रहना है, बचाकर खुद को रखना है, रुपए की गिरती कीमत को संभालना है, तो इस तरह के मिशन को ज्यादा युद्ध स्तर पर, बड़े पैमाने पर करना होगा। तो अगर ये कार्यक्रम सफल होता है उत्पल जी, तो ये समझिए कि आने वाले कुछ सालों में भारत को नए तेल और गैस के भंडार मिलने की संभावना भी बन सकती है। तो उससे जो गैस निर्भरता है, ऊर्जा आयात निर्भरता है, वो कम हो जाए, यही सरकार का प्रयास है। तो एक तरह से अब सरकार इन सब कार्यक्रमों को तेज करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये सब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं, अब इन पर काम तेजी से शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, जानते हैं इसमें काम पहले भी होना चाहिए। कृष्णा गोदावरी में जो कहा जाता था, अब तो हम कह ही नहीं बिल्कुल। सकते, लेकिन कुछ एक कुएं दिए गए थे, शायद रिलायंस को दिया गया था, किसी को दिया गया था, और खोदा और नहीं मिला तो बंद कर दिया गया। लेकिन जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे तेल है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप बाहर की कंपनियों को दें, अगर अमेरिका वगैरह की कंपनियों को दें, जो इस चीज़ के लिए, जिसने सऊदी में पूरा तेल खोजा और तमाम चीज़ किया, उसने जो क्रांति किया, हालांकि उसमें फिर एक पॉलिटिकल इशू हो जाएगा कि अब अमेरिकन कंपनी को दे रहे हाँ, हैं और जो बातें हैं। खाली। लेकिन हाँ, जो भी तेल का भंडार देखिए, अगर
मिल जाता है तो एक बड़ा जबरदस्त होगा। और दूसरी बात की अगर नहीं भी मिलता है, जैसे मान लीजिए चाइना के पास तेल का भंडार नहीं है, तो उसने क्या किया कि ईवी पे इतना जबरदस्त बढ़ा दिया उसने कि ईवी के कारण अब वो रिपोर्ट आने लगा है कि ईवी के कारण जो है उस पर बर्डन कम पड़ने लगा है और ये बढ़ता चला जाएगा। अब तो वो हाइड्रोजन पे जा रहा है। तो ये तमाम चीज जो है, जो उस पे जब तक आप ऑल्टरनेट पे नहीं करेंगे, हालांकि अब जब भी किया गया, सरकार जब भी आई जो है, देर आई लेकिन दुरुस्त आए, ये सोच है हमारा कि दुरुस्त आना चाहिए। तो आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा आप लाइव हमारे साथ कार्यक्रम के दौरान जुड़िए। उत्पल जी तमाम रिसर्च करके आपके सामने आते हैं। बाजार के ठीक बंद होते ही बाजार से जुड़े हुए, सोने चांदी से जुड़े हुए, वैश्विक परिस्थितियों से जुड़े हुए तमाम आपके सवालों के जवाब इस एक कार्यक्रम के जरिए आपको मिला करेंगे। थैंक यू। नमस्कार।